पास पेपर को डिस्कस करना था। अब पास पेपर के लिए देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्प्रिंग 15 के हवाले से हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। अब क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 3 के इकट्ठे पास पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो बारी बारी उसके हवाले से बेटा देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है स्प्रिंग 15 का पेपर। अब आपने ये देखना है कि कितने सवाल के लिए हमने कितना क्वेश्चन जो है वो लिखना है, ठीक है, कितने सवाल के लिए कितना क्वेश्चन हम लोगों ने मेंशन करने हैं। उसके लिए बस एक चीज़ आप लोगों ने अभी नोट करनी है, लिस्ट का वर्ड जब भी वो यूज़ करेगा, लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट कह दे, ठीक है। लिस्ट के हवाले से अगर वो कहता है कि अगर हम कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन, तो इसके लिए भी आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसके लिए भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सिर्फ नाम लिखने हैं। जैसे ये देखें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब सिर्फ उसने पूछा हुआ है लिस्ट, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं लिस्ट, तो देखें सिर्फ उसने हाइडिंग लिख दी है बस। तो इसका मतलब है बुलेट फॉर्म में आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है जब भी वो लिस्ट के हवाले से डिस्कस करेगा। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन डिमांड के 2 नंबर हैं, चेंज इन सप्लाई के 2 नंबर हैं। तो चेंज इन डिमांड के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस करना है, चेंज इन सप्लाई के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे नीचे एग्जामिनर पॉइंट पढ़िएगा। एग्जामिनर ने कहा था कि ये 2-2 नंबर के सवाल थे, कम से कम 4 पॉइंट आप लोगों ने लास्ट में लिखने थे, लेकिन बच्चों ने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, तो ये काम नहीं करना। अगर वो कहता है लिस्ट कर दें, लिस्ट कह दे, एन लिस्ट कह दे, इन दोनों के लिए सिर्फ हम लोगों ने नाम लिखने हैं बस, मजीद और उसमें हमने कोई काम फर्दर डिस्कस नहीं करना। चैट बॉक्स ओपन है व्हाट्सएप का, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप पे करें। बहरहाल मेरे कहने के बावजूद भी फिर भी वो एक ही बच्चा है जो बार बार बाज नहीं आ रहा, तो बहरहाल बेटा ठीक है, क्या कर सके हम। आपने पेपर नहीं देना बेटा, कोई तो पेपर देना ना, कोई तो पेपर देना ना आपने, फिर भी देख लेंगे रिजल्ट आपका क्या आता है। अगर आप बार बार एक ही बात अगर मुझे कहनी पड़ रही है हर बच्चे को, ठीक है, तो ठीक है, ये उस बच्चे का भी इशू कोई नहीं है, ये हर बंदे की जो स्कूलिंग होती है, जो तरबियत होती है, उसका इशू होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे चैट ऑफ कर दी है, तो बहरहाल आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्प्रिंग 16। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई में क्या फ़र्क है और चेंज इन सप्लाई में क्या फ़र्क है, तो इसके हवाले से हमने स्प्रिंग 16 के पेपर में क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अब जरा सवाल की स्टेटमेंट देख लें। उसके बाद है बेटा, अब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्यूएस और चेंज इन सप्लाई, इन दोनों में क्या फ़र्क है, उसके वाले से अब हमने डिस्कस करने हैं। आपको याद होगा कि मैंने चार्ट बनाया था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अलग से डिस्कस किया था बेटा। अब आप लोगों ने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं, अब आप लोगों ने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो ना, आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो तो इसने भी वही 3 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर जो थे वो लिखने हैं। 5 नंबर का सवाल है तो ये बात देखनी है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, सीधे सीधे पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिए, और पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम 2 से 3 लाइनें बस, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसमें मेंशन नहीं करना, ठीक हो गया बेटा, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, इलिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ। जब भी इलिस्ट्रेट का मतलब है, जब भी इलिस्ट्रेट का, क्योंकि अब पास पेपर करवाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आपने एक्सप्लेन कैसे करना है उसको, आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। जी जी बेटा, अगर क्वेश्चन ही ऐसा है ना, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि वो कहता है कि जी आपने लिस्ट करना है, लिस्ट का मतलब ही है कि आप लोगों ने नाम लिखने हैं, लिस्ट का मतलब ही यही है कि आप लोगों ने नाम लिखने हैं।
तो अब उसके नाम के हवाले से आप लोगों ने डिस्कस करना है इसको, नाम के हवाले से आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है। तो सिर्फ और सिर्फ हाइडिंग लिखनी है। जब उसने क्या जो दिया है लिस्ट करना है बिलाल, तो फिर आप लिस्ट का नाम लिखोगे, फिर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। उसके बाद है बेटा ये वाला सवाल स्प्रिंग 15 में, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ न्यू इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज अचीव्ड व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटिव गुड इंक्रीजेस। अब ये सब्स्टिट्यूटिव गुड इंक्रीज करने का याद है आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया है डायनेमिक के हवाले से, डायनेमिक मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये वही क्वेश्चन है कि अगर सब्स्टिट्यूटिव की कीमत में इजाफा होता है, हमने पढ़ा था ना, प्राइस ऑफ ए, इसमें अगर इंक्रीज आएगा, प्राइस ऑफ ए में अगर इंक्रीज आता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी उसमें भी इंक्रीज आएगा, अगर तो ये गुड सब्स्टिट्यूटिव है। ठीक है, अगर तो ये गुड जो आपकी है सब्स्टिट्यूटिव है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि आप अगर प्राइस में इंक्रीज आया तो उसके साथ आपके डिमांड में भी इंक्रीज आएगा। तो नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चेंज हो जाएगा। तो आप देखें प्राइस में फ़र्क पड़ रहा है, प्राइस में फ़र्क पड़ रहा है और डिमांड में भी इसको चेंज आ रहा है। तो चूंकि उसने इलस्ट्रेट का वर्ड यूज़ किया था, तो नीचे देखें उसने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा की नहीं लिखनी, मैक्सिमम 3 लाइनें 4 लाइनें हो जाएंगी, इससे ज़्यादा की आपने एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं लिखनी। तो बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, इसलिए मैंने सॉल्व क्वेश्चन निकाले हैं, ये किसी शख्स के बने हुए नहीं है। ये आई कैप ना हर पेपर के बाद उसका सोल्यूशन देता है, तो ये आई कैप का सोल्यूशन है, यानी आई कैप इस तरह चेक करता है, तो ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर में कैसे कैसे आपने पास होना है, या पेपर में क्या मसला है जिसके ज़रिए आपने क्लियर होना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है बेटा स्प्रिंग 17, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्व प्राइस। अब ये चीज़ नोट करनी है कि ये सवाल कितनी मरतबा पेपर में आ रहा है। रिजर्व प्राइस क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्वेशन प्राइस, ब्रीफली डिस्क्राइब 3 फैक्टर विच में इफेक्ट द रिजर्वेशन प्राइस। ठीक है, रिजर्व प्राइस क्या होती है, उसके 3 फैक्टर आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं। वो 3 फैक्टर उसके कौन से हैं उसको हम लोगों ने देखना है अभी। वो 3 फैक्टर कौन से हैं उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। रिजर्व प्राइस की डेफिनेशन पहले नंबर पे, उसके बाद उसके फैक्टर, उसके बाद उसके फैक्टर। तो फैक्टर कौन कौन से होते हैं उसके वाले से हम लोगों ने डिस्कस करना है। 3 उसके फैक्टर होते हैं, 5 नंबर का सवाल है, इसका मतलब है 4 नंबर के ये हो गए, 1 नंबर का ये हो गया, तो इस तरह 5 नंबर बनेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट करने हैं सवाल और कितने हाइडिंग लिखनी है, कितनी हाइडिंग के मुताबिक कितना आपको नंबर मिलने चाहिए। ये देख रहे हैं नीचे उसने लिखा हुआ है डेफिनेशन, ये एग्जामिनर के कमेंट है, ये एग्जामिनर के कमेंट है कि 0.5 की डेफिनेशन है और 4.5 के जो उसके थे फैक्टर्स थे। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, ये अगला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमांड, डिस्क्राइब लॉ ऑफ डिमांड, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसका मतलब है हमने 2 चीज़ें लिखनी है, एक हम लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, एक हम लोगों ने ये डेफिनेशन लिखनी है और एक हम लोगों ने ये डायग्राम बनानी है। नहीं बेटा निमरा जाफर, ये बेटा ये फैक्टर जो लिखे हुए हैं ना, ये हमने रिजर्व प्राइस के वाले से लिखे हैं। अब रिजर्व प्राइस किसकी होती है, रिजर्व प्राइस किसकी होती है, दो जाहिर बात है प्रोड्यूसर की होती है ना। इट इज़ मिनिमम प्राइस अ फर्म, एक फर्म के हवाले से बात करते हैं, तो इसलिए फर्म के सारे फैक्टर्स हैं। जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तभी ये डिस्कस किए थे, ये फर्म के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट है ऑटम 17 के पेपर में कहता है लॉ ऑफ डिमांड और उसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करें। तो देखें लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसने बजाय कि बाद में लिखता उसने पहले लिख दी है लॉ ऑफ डिमांड की। तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद
डायग्राम उसने कही थी तो डायग्राम आपने बना दी, अदरवाइज टेबल भी बनाते हैं और अदरवाइज इसकी फिर हमने जो वो थी वाई डिमांड का नेगेटिव स्लोप उसको भी एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है इसका एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये एक्सेप्शन सीधी सीधी पूछनी है, तो हमने एक्सेप्शंस के हवाले से इसमें डिस्कस करना था, वो कौन कौन सी होती हैं उसको एक्सप्लेन करना है। मार्किंग प्लान देख लें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच एक्सेप्शन ऑफ, यानी हाइडिंग के 2 नंबर और उसकी एक्सप्लेनेशन है उसके फिर वो 4 नंबर, इस तरह करके ये सवाल के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा पढ़ लें। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट चेंज इन सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। चेंज इन सप्लाई में कौन से आते हैं, अदर फैक्टर्स, ठीक है। डायग्राम के वाले से वो कहता है कि जी आपने इसको सॉरी डायग्राम के वाले से आपने चेंज इन सप्लाई को एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद फिर आप लोगों ने अदर फैक्टर वाले सारे पॉइंट लिख देने हैं, और वो तरीका मैंने बताया आपको कि आपने बुलेट फॉर्म में लिखने हैं, इसके लिए मैंने अलग से स्केच भी बनाया था, ठीक है। एक डायग्राम बनी है, नीचे उसने एक्सप्लेनेशन लिख दी है। ऑटम 19 का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिजर्व प्राइस। अब ये देखें दूसरी दफा सवाल आया है, रिजर्व प्राइस क्या होती है, उसके फैक्टर बता दें, रिजर्व प्राइस की डेफिनेशन और उसके फैक्टर बारी बारी। तो ये 7 नंबर का सवाल आया हुआ, इस अटेम्प्ट के लिए भी ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर स्प्रिंग 19 का सवाल देखें, ये भी इस दफ़ा आने के चांसेस हैं क्योंकि ये स्प्रिंग 19 में था। गुड्स क्या होती हैं, गुड्स क्या होती हैं, गुड्स क्या होती हैं, गुड्स की मुझे डेफिनेशन कोई बच्चा बताए, गुड्स की डेफिनेशन कोई बच्चा मुझे बताए, क्या होती है गुड्स, गुड्स क्या होती है बेटा। 2 शर्तें बताई थी मैंने गुड्स की। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स में गुड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सेटिस्फाई डिमांड, नहीं बेटा, हाँ जी, दे आर मटीरियल एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स, बेसिक नीड। नहीं बेटा, गुड्स की डेफिनेशन में बेसिक नीड नहीं आता, एक बच्चे ने डेफिनेशन ठीक लिखी है, मटीरियल होती हैं और सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन वांट्स को। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मटेरियल एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तो ये 2 चीज़ें हैं, मटेरियल भी हैं और ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई भी करती हैं, ठीक है, शाबाश। तो जो चीज़ें उसने इकोनॉमिक्स की बुक में लिखी हुई हैं उसके हिसाब से ही हम लोगों ने चीज़ों को लिखना है, उसके हिसाब से ही हम लोगों ने चीज़ों को लिखना है, ठीक है। मटेरियल नहीं नहीं, मटेरियल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, फिजिकल टर्म में जो चीज़ होती है उसको हम मटेरियल कहते हैं, उसको हम मटेरियल कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, गुड्स का पता चल गया, उसके बाद कहता है ब्रीफली डिस्क्राइब पब्लिक गुड्स, 2 एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, अच्छा हमने एग्जांपल नहीं पढ़ी थी। पब्लिक गुड वो होती हैं जो सोशली और डिज़ायरेबल होती हैं, यानी जिसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसनी भी बेसिक नीड्स हैं, जिसकी भी बेसिक नीड्स हैं उसको हम कहते हैं कि वो पब्लिक गुड है। फॉर एग्जांपल फूड है, क्लॉथ है, इसी तरह बेसिक नीड में वीट आ जाता है, राइस आ जाता है। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे नेशनल डिफेंस सिस्टम है, नेटवर्क रोड्स का जो नेटवर्क है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये सारी पब्लिक गुड्स हैं जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है, जितना कम नंबर का सवाल आएगा ना, जितने भी कम नंबर का सवाल आएगा उतने उसमें नंबर लेने ज़्यादा आसान होते हैं, जितने कम नंबर का सवाल आएगा ना उतने ही उसमें नंबर लेना ज़्यादा आसान होता है। 3 नंबर का सवाल है तो 3/3 बड़े आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। नेशनल वेल्थ में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जी बेटा आ जाते हैं, ये सवाल देखें, इस सवाल की स्टोरी पढ़ें। इस तरह के सवाल ना आजकल सिनेरियो बेस वो पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ अ राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटिव गुड, rise in the price of substitutive good on the equilibrium market price। सब्स्टिट्यूटिव गुड की कीमत में इजाफा हो जाएगा तो क्या होगा,
डेट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड फॉर, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। याद है अभी हमने ये पीछे भी डायग्राम पढ़ी है, सब्स्टिट्यूटिव गुड की एक डायग्राम पढ़ी थी ना, प्राइस ऑफ ए में अगर इजाफा हो जाए तो अगर ये सब्स्टिट्यूटिव गुड है तो डिमांड फॉर बी प्रोडक्ट में भी इजाफा हो जाता है। शर्त क्या है, ये सब्स्टिट्यूटिव होनी चाहिए, और अगर ये कम्प्लीमेंट्री होंगी तो डिमांड में कमी हो जाएगी। तो पहला इक्विलिब्रियम ये, दूसरा इक्विलिब्रियम ये, इक्विलिब्रियम इंक्रीज कर गया तो प्राइस भी बढ़ेगी और डिमांड में भी इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है तो लिख लें, ये E1 है, ये E2 है। चैप्टर 3 2 में अभी तक, पिछली अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 2 से उसने कोई सवाल नहीं पूछा, पिछली अटेम्प्ट में चैप्टर 2 से कोई सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब है चैप्टर 2 से इस दफ़ा कोई ना कोई सवाल पूछेगा ज़रूर। इस अटेम्प्ट में चैप्टर 2 से कोई ना कोई क्वेश्चन वो ज़रूर पूछेगा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 है। अब एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा था कि सर ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और सप्लाई का क्या सवाल पेपर में थ्योरेटिकल आ सकता है। ये बेटा मैंने कहा था जब पास्ट पेपर करेंगे तो बताऊंगा। अब वो बच्चा सुन ले, मुझे नाम नहीं याद जिस बच्चे ने पूछा था। कहता है कि जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब टाइप्स कौन सी होती हैं, टाइप्स को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। अब डिग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। तो वही 5 डिग्रीज होती हैं जैसे हम लोगों ने डिमांड की पढ़ी थी, सेम ऐसे ही आपके पास सप्लाई की भी ये इलास्टिसिटीज़ होती हैं। ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, कौन कौन सी हैं वो आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट ऑटम 14 में सवाल आया हुआ, ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर विच डिटरमाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो फैक्टर बता दें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिटरमाइंड करते हैं। जी टाइम बचेगा तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है बिलाल, मुझे बता देना एंड पे क्लास के। अच्छा उसके बाद है जी ऑटम 14 में ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स विच डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ES, इसके फैक्टर वो पूछ रहे हैं। आप लोगों ने टोटल कितने फैक्टर पढ़े थे, मैंने कल स्केच भी बनाया था, मैंने कल स्केच भी बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि टोटल कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड है उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं, फैक्टर होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके फैक्टर होते हैं, 2 ये हो गए। लॉ ऑफ सप्लाई उसके फैक्टर होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उसके भी फैक्टर होते हैं। तो टोटल 4 किस्म के फैक्टर होते हैं। अब आपने ये देखना है उसने पूछे कौन से हैं, उसने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर पूछे। बुक में जो होता है वो यहाँ पर डिफरेंट होता है। आदिल असलम ने सवाल पूछा है सर बुक में जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिफरेंट होता है। बेटा कौन से सवाल में डिफरेंस है, कौन से सवाल में डिफरेंस है, बुक का और इधर का कौन से सवाल का डिफरेंस है। बुक का और पास पेपर का कौन से सवाल का डिफरेंस है बेटा। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, बेटा इसीलिए तो मैंने आपको उसका स्केच बना दिया था, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इसके नोट्स बनाई जाए। बेसिकली बुक क्या होती है, बुक क्या होती है, एक ही बुक पढ़कर उसके अंदर से वो 3 तरह के सवाल पूछ सकता है। अब मेरा काम, टीचर का काम क्या होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि हर किस्म के सवाल बताए कि पेपर में ऐसे ऐसे आएगा। इसलिए मैंने आपके नोट्स बनवाए थे, इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट का सवाल अलग से करवाया कि ये पेपर में ऐसे आता है, डिग्रीज का सवाल अलग से करवाया ये ऐसे आता है। वो सवाल अलग से करवाने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये पास पेपर में भी आए हुए हैं और ये बुक में यहाँ से लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इसलिए तो नोट्स बनाए हैं। अब देखें जो नोट्स बने हुए हैं इसको वैसे ही आप, उसने पास पेपर में भी बताया हुआ है। ऐसे ही मैंने इलास्टिसिटियाँ लिखी थी ना, डेफिनेशन लिखी थी, उनका सिंबल लिखा था। और अगर ये ज़्यादा नंबर का आता तो डायग्राम भी बना सकते थे, लेकिन ज़्यादा नंबर का नहीं है, थोड़े से नंबर का सवाल आया हुआ, 5 नंबर का सवाल है, तो इसलिए हमने डायग्राम नहीं बनाई। बाकी चीज़ें तो वही हैं, इसीलिए तो बेटा इसमें नोट्स बनाने बड़े ज़रूरी हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि इसमें लिखना कितना है, आपने मटीरियल कितना होना चाहिए आपके लिए। ठीक हो गया बेटा।
उसके बाद ये क्वेश्चन ऑटम 14 का हो गया। ये एक न्यूमेरिकल, सॉरी, ये उसने सवाल पूछा हुआ है। हाँ, ये सवाल बेटा देखिएगा जरा। हाँ, तो आप बुक वाले लिख लें, डजेंट मैटर, जारी बात है। ये तो थोड़ा सा इशू है कि एग्जैक्ट वो हेडिंग नहीं होती जो उस बुक में होती हैं, ठीक है। तो आप उस तरह बेसिकली पॉइंट वही होता है, सिर्फ उसने हेडिंग बदल दी होती है। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है, आपने बुक वाला ही लिखना है, ठीक है। अपनी तरह से लिखेंगे तो वो गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल आई कैप का ना ये ट्रेंड शुरू हो गया था ऑटम 15 से, यानी 2015 से आई कैप का ये ट्रेंड शुरू हुआ था। हर पेपर में एक न्यूमेरिकल देता था, कंफर्म था। तो न्यूमेरिकल पेपर में आना है। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये मैंने असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। सारा क्वेश्चन बैंक, सारे पास पेपर, सारा स्टडी टेक्स्ट, जितने न्यूमेरिकल थे सारे उस असाइनमेंट के अंदर थे। जी बेटा, आगे चलते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अल्फा डिक्रीजेज फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 250 यूनिट्स। मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका सबसे पहले टेबल बना लें। ये सवाल हमने किया भी था, याद है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अल्फा और प्राइस ऑफ बीटा। तो यहाँ पर उसने कितना कहा हुआ है? 300 से 250 पर आ गई है, और कीमत कितनी है? 50 से 55। ये फॉर्मूला लग जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। तो आप परसेंटेज चेंज निकालें इन दोनों में। ये देखें, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड ओवर एवरेज डिमांड, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस ओवर एवरेज प्राइस। कर कर आके उसने एंड पे आंसर निकाल दिया, उसने एंड पे आंसर निकाल दिया। ये आंसर है। अब ये कहाँ से आया? ये चेंज है डिमांड का, ये प्राइस का चेंज है, इन दोनों को तकसीम कर लिया, आंसर आ गया। फिर एक उसने दूसरा पार्ट भी दिया हुआ था, एक उसने दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज ये कैसे निकालनी है। तो ये देखें, ये परसेंटेज चेंज उसने प्राइस में निकाली हुई है। गैमा और डेल्टा वाला सवाल भी सेम ऐसे ही है। हाँ, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था बताओ ये सब्स्टिट्यूटिव गुड है या कम्प्लीमेंट्री है? ये सब्स्टिट्यूटिव है या कम्प्लीमेंट्री है? 2 नंबर इसके भी होते हैं, आपने 2 आंसर बताने हैं। पहले नंबर पे तो ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? इलास्टिक है, 1 से ग्रेटर है। ये इन इलास्टिक है। उसके बाद अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये कौन सी गुड हुई? कम्प्लीमेंट्री गुड। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर कौन सी गुड हुई? सब्स्टिट्यूटिव गुड। तो एक कम्प्लीमेंट्री गुड है और एक सब्स्टिट्यूटिव गुड है। एक कम्प्लीमेंट्री गुड है और एक सब्स्टिट्यूटिव गुड है। आगे देखते हैं बेटा। स्टेट वाई फर्म्स नीड टू नो, इसका आंसर मुझे कोई बंदा बता दे। स्टेट वाई फर्म्स नीड, XED किसको कहते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो XED के साथ इसको जाना जाता है। किसी फर्म के लिए, किसी फर्म के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी का पता होना क्यों ज़रूरी है? उसको इसलिए पता होना चाहिए क्या ये गुड कंप्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लें। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वाइटल फॉर फर्म्स, वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट है, फॉर फर्म्स व्हेन मेकिंग प्रोडक्शन प्लान्स और सेटिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। Cross elasticity of demand indicates the effect on demand for products due to change in price of substitute or complementary products. अगर आपके साथ कंपेटिटर कोई सब्स्टिट्यूटिव गुड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसकी कीमत में चेंज आ गया, अगर उसकी कीमत में चेंज आ गया तो हम क्या कहेंगे? हम उसको कहते हैं कि ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। अच्छा, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे? आपने पढ़ा नहीं था, किसी और की कीमत बदलती है तो हमारी डिमांड में, हमारी सप्लाई में फ़र्क पड़ता है। तो अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में कंप्लीमेंट की कीमत बदल गई, ऑटोमेटिकली जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में कोई दूसरी सप्लाई बदल गई तो इसका मतलब है हमारी चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो टोटल ये 3 चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमने इसमें डिस्कशन करनी है, कि कंप्लीमेंट्री गुड के हवाले से
और सब्स्टिट्यूटिव गुड के हवाले से पता होना चाहिए किसी भी प्रोड्यूसर को कि उसने अपनी चीज़ कैसे प्रोड्यूस करनी है। नॉर्मल गुड कौन सा? एक बेटा जो आदिल, कौन सा नॉर्मल गुड? नॉर्मल गुड बताया होता, वो काफ़ी लेंथी है तो हम एक लाइन में बता सकते थे। बेटा कौन से सवाल की बात करें आप? नॉर्मल गुड पिछले वाले सवाल में? हाँ जी, फिर हमने बताना था उसको, फिर हमने मेंशन करना था उसको, बिल्कुल मेंशन करना था। उसके बाद आ जाते हैं बेटा ऑटम 16 का पेपर है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? डेफिनेशन, डिफाइन, इसका मतलब है डेफिनेशन लिखेंगे। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स, और उसके फैक्टर भी लिखें, और उसके फैक्टर भी लिखने हैं, बिल्कुल फैक्टर भी लिख देंगे हम उसका। डिटर्मिनेंट्स कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूटिव, कम्प्लीमेंट्री, वो सारी वो चीज़ें उसने डिटर्मिनेंट की लिख दी हैं। लेकिन कितने नंबर का सवाल है? अब ये देखें, ये है 6 नंबर का सवाल, तो कम से कम 6 डिटर्मिनेंट लाजमी होने चाहिए, 6 डिटर्मिनेंट कम से कम लाजमी होने चाहिए। ठीक है बेटा। ऑटम 16 न्यूमेरिकल, compute the price elasticity of product if an increase in the price of the product from rupees 10 to 11, प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 है, 11 पर यूनिट, एंड कॉज अ डिक्रीज इन डिमांड फ्रॉम 2.5 मिलियन, इसकी जो डिमांड है वो कितनी है? 2.5 मिलियन से 1.9 मिलियन हो गई है। कहता है बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसने कोई मेथड तो नहीं बताया, उसने कोई मेथड तो नहीं बताया, कौन सा मेथड लिखाना है? अगर उसने कोई मेथड नहीं बताया, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आई कैप प्रेफर करता है परसेंटेज को, लेकिन बेहतर हाल यही है कि दोनों तरीके लगा लो, परसेंटेज भी लगा दो और पॉइंट भी लगा दो। अब देखो उसने कैसे सॉल्व करके भेजा, ये वो सोल्यूशन है जो उसने खुद किए हुए हैं, खुद करने के बाद जो उसने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए हैं, ये सारे वो सोल्यूशंस हैं। अब जरा देखें, ये सब्जेक्टिव पेपर में सवाल है तो उसने किस तरीके से किया हुआ? सब्जेक्टिव पेपर में सवाल उसने किस तरीके से किया हुआ है? उसने दोनों तरीकों से कर दिया हुआ है। ये देखें, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 2, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में देखें परसेंटेज मेथड भी लगा दिया और उसने पॉइंट मेथड भी लगा दिया। अगर वो सब्जेक्टिव में सवाल देता है कोई न्यूमेरिकल 3 से 4 नंबर का, और वो कहता है कि जी आपने इसको सॉल्व करना है और आपको मेथड नहीं बताया, तो आपने दोनों मेथड से सॉल्व कर देना, पॉइंट के साथ भी और परसेंटेज के साथ, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज का और आर्क का आंसर सेम ही आता है, ये बताया था मैंने। पॉइंट का और परसेंटेज का आंसर सेम आता है, बताया था ना मैंने आपको। इसी तरह सब्जेक्टिव पेपर में अगर सवाल आता है तो आपने दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर देना है, परसेंटेज के साथ भी और पॉइंट के साथ भी। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? हाँ जी, प्रूफ भी किया था हमने। नहीं बेटा, अगर अशर अगर उसने बता दिया है किसी क्वेश्चन में, अगर उसने बता दिया है, मेंशन कर दी है कि भैया आपने इसको सॉल्व करना है परसेंटेज मेथड के साथ, तो फिर हम उसी मेथड से करेंगे। ये तो मैं वो बात कर रहा हूँ, अगर उसने नहीं बताया, अगर उसने मेंशन ही नहीं किया, तो फिर आप दोनों तरीकों से करोगे। अगर वो बाउंड कर देता है, अभी आगे एक सवाल आएगा, आगे एक सवाल आएगा जिसमें उसने कहा हुआ है कि आपने इसको एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, तो फिर हम उसको उसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर दोनों तरीके करने हैं। ठीक है बेटा? अब इसमें देखें, उसने इंटरप्रिटेशन भी की हुई है, उसने इंटरप्रिटेशन भी की हुई है और हमने इंटरप्रिटेशन भी करनी है। दो बातें मैंने बताई थी, एक साइन की, साइन क्या होता है, और एक नंबरिंग की, कि नंबर क्या होता है। नंबर का मतलब है 1 से ग्रेटर है कि लेस है, साइन का मतलब है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इंफीरियर गुड है, नेगेटिव है तो नॉर्मल गुड है। ठीक है बेटा? स्प्रिंग 17, define the concept of price elasticity of supply and how it may be calculated, identify the factor which would increase the price elasticity of supply। वो फैक्टर बता दो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को चेंज करते हैं। तो ये देखें, तीसरी मरतबा सवाल उसने पूछा है। अब इसी तरह सवाल इस अटेम्प्ट में सेकंड चैप्टर से और थर्ड चैप्टर से मिला के कोई ना कोई एक आना ही आना है, पक्की बात है।
सेकंड चैप्टर से और थर्ड चैप्टर से मिला के एक सवाल आना ही आना, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है, हमने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हमने सारी करने हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है उसको हर तरीके से करना है, लाजमी करना है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें। नहीं सॉरी, स्टेटमेंट नहीं थी, इसका सवाल ये था, ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी ये फैक्टर भी पूछ लिए। हाँ, ये स्प्रिंग 18 का सवाल पढ़ें ज़रा। लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या है कि हमने प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड के फैक्टर बताने हैं बस। ये 3 सवाल उसने इकट्ठे पूछ लिए हैं, ये 3 सवाल उसने इकट्ठे पूछ लिए हैं कि प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड के फैक्टर बताए हैं उसने। ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटी आर इंडिकेटेड बाय अ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। अब देखें, उसने इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के साइन का भी पूछ लिया। इसका मतलब है 3 सवाल पूछे हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स, प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड के डिटर्मिनेंट लिखने हैं और लिस्ट करने हैं। लिस्ट का मतलब है एक एक हेडिंग में लिख देंगे, एक एक लाइन में लिखेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, कंप्लीमेंट्री बिटवीन गुड्स, ये सारी चीज़ें एक एक लाइन में आपने इसको लिख दिया। उसके बाद देखें, फिर उसने बताया इनकम इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव होगी तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगी तो फिर क्या होगा। नॉर्मल गुड की इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, इंफीरियर गुड है तो उसकी नेगेटिव होती है। फिर इसने बताया क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये कौन सी गुड होती हैं, नेगेटिव होगा तो कंप्लीमेंट्री होती हैं, और अगर सब्स्टिट्यूटिव होगा तो ये पॉजिटिव होती है। उसका लिखने का तरीका देख रहे हैं आप, 2 लाइनों में उसने बात कंप्लीट कर दी है। हम लोग लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते रहते हैं और बात फिर भी कन्वे नहीं होती। तो ये आई कैप का ट्रेंड समझ लें कि 2 से 3 लाइनों में आपने अपनी बात कन्वे कर लेनी है, लेकिन उस 2 से 3 लाइनों में सारे मेन पॉइंट्स होने चाहिए। वो 2 से 3 लाइनों में सारे मेन पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें यहाँ तक। ये 3 सवाल इकट्ठे पूछे थे उसने इस अटेम्प्ट में, हालांकि ये न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन उसने थ्योरी में भी पूछ लिए हमें। अच्छा, ये एक सवाल अच्छा पूछा बच्चे ने, समझ लें। हम लोगों ने यूजफुलनेस ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था और हमने डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। ये दोनों सेम है। अगर वो कहता है यूजफुलनेस बता दें या अगर वो ये कहता है डिटर्मिनेंट बता दें प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड के, ये दोनों सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं है इन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। ये देखें, ये न्यूमेरिकल पास पेपर में आया हुआ है और मैंने असाइनमेंट में भी दिया था आप लोगों को, लेकिन इसमें एक बात आप लोगों ने नोट करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग शेड्यूल दैट portion of a product of a firm engaged in the manufacturing and sale of consumer product। प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है, पी नॉट है, ये जाहिर बात है, न्यू न्यू प्राइस है, ओल्ड प्राइस है, न्यू डिमांड है, ओल्ड डिमांड है। क्या कहता है, फ्रॉम दी अबव शेड्यूल डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के साथ आप लोगों ने डिस्कस करना है, एंड परसेंटेज मेथड। 2 मेथड खुद मेंशन कर दिए उसने, 2 मेथड खुद उसने मेंशन कर दिए। और कहता है कि जी आपने यहाँ पर बताना है, दूसरे पार्ट में कहता है रिकमेंड द कोर्स ऑफ एक्शन द फर्म में अडॉप्ट अलॉन्ग द अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन। फर्म क्या करे, फर्म क्या करे, आपने वो सवाल पिछला नहीं पढ़ा था। कंप्लीमेंट्री होगी तो फिर फर्म देखेगी कि जी मेरे साथ वाली प्रोडक्ट इतने की बिक रही है तो मैं कितने की बेचूं। तो कंप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूटिव में फ़र्क है, कंप्लीमेंट्री में और सब्स्टिट्यूटिव में फ़र्क है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, उसने मेथड बता दिया हुआ था, पॉइंट मेथड है और इस मेथड से आप लोगों ने डिस्कस करना है। विद द ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन, ये भी न्यूमेरिकल है लेकिन इसमें देखें क्या उसने पूछा हुआ है, बताया हुआ है कौन सा मेथड करना है। विद द ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन, प्राइस ड्रॉप हो गई है स्मार्टफोन के हवाले से, कितनी, 80,000 से 70,000 हो गई है। इसका मतलब है प्राइस कितनी है, 80,000 से 70,000 हो गई बाय द कंज्यूमर इन अ पार्टिकुलर मार्केट इंक्रीजेस फ्रॉम 20,000 है, क्वांटिटी हमेशा यूनिट्स में होती है,
टू 30,000। डाटा पूरा हो गया। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर परसेंटेज मेथड एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। यानी परसेंटेज मेथड से निकालो और ये भी बताओ ये इलास्टिसिटी की कौन सी किस्म है, इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, लेस देन है, कौन सी है। तो देखें उसने कैलकुलेट करके आंसर भी बता दिया हुआ है, तो उसने इंटरप्रिटेशन के नंबर रखे हुए थे 0.5 और कैलकुलेशन जो आपने की है आंसर निकाला है उसके 1.5। इस तरह ये 2 नंबर का सवाल पूरा होता है। ठीक है बेटा। स्प्रिंग 20 जो रिसेंट यानी पिछले साल का पेपर है मार्च वाला, उसमें देखें क्या सवाल पूछा हुआ है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड बाय यूजिंग डायग्राम। इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, तो इसका मतलब है सिर्फ उसने 3 नंबर की इन इलास्टिक ही पूछ ली है। डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी, लेस चेंज इन परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू मोर चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। तो वो जो डेफिनेशन मैंने एरो के हिसाब से बताई थी वो लिख दी। उसने डायग्राम भी बना दी हुई है और डायग्राम के बाद नीचे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है। तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद इसका सिंबल बताना है कि ये लेस देन 1 होता है, तीसरे नंबर पे आपने इसकी डायग्राम बना देनी है बस। ठीक हो गया, याद रहेगी बात बेटा। स्प्रिंग 20 का ये पेपर है, पिछली अटेम्प्ट का पेपर उसने ऐड नहीं किया, पिछली अटेम्प्ट का पेपर उसने ऐड नहीं किया। मैं एक काम करता हूँ आपको पिछली अटेम्प्ट का पेपर सेंड करता हूँ ताकि आपके पास भी हो कि पिछली अटेम्प्ट में कौन सा पेपर आया था। बस 1 मिनट वेट करें, मैं पेपर आपको सेंड करता हूँ। वो पेपर में देख लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें प्रीवियस आई हुई हैं। डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें। ओके, मैं बस 1 मिनट बेटा पेपर सेंड कर लूँ आपको, फिर मैं डायग्राम से डिस्कस करता हूँ। बेटा एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक से भी आते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक से भी आते हैं और पास पेपर से भी आते हैं। ये पास पेपर में भी आपके एमसीक्यूज होते हैं। तो पास पेपर के मैंने आपसे प्रैक्टिस करवाई तो थी पहले चैप्टर की, पहले चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई थी ना। ठीक है, अब मैं दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर के भी आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। ठीक है, कल आप लोगों का टेस्ट भी है, वैसे भी कल आप लोगों का टेस्ट भी है चैप्टर नंबर 2 और 3 का। तो क्वेश्चन बैंक देख लें, क्वेश्चन बैंक आपके पास है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक आपके पास अगर नहीं है तो मैं सॉफ्ट में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो पास पेपर से क्वेश्चन बैंक से बेसिकली एमसीक्यूज हमेशा नए होते हैं। एमसीक्यूज प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते कि यहाँ से आएंगे। एमसीक्यूज किसी टॉपिक से भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने डिस्कस ही नहीं किया था कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। मंडे को नहीं बेटा, टेस्ट मंडे को नहीं हो सकता, मैंने उसका जिक्र किया था कि मंडे को तो हमने चैप्टर 4, मंडे ट्यूसडे को तो वो कंप्लीट कर लेना है, तो इसलिए मंडे को करेंगे तो चैप्टर 4 पे फिर फोकस नहीं हो सकता। तो इसलिए आज का दिन है आपके पास, आज असाइनमेंट तो कोई नहीं ना, कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ टेस्ट की तैयारी करनी है। कल टेस्ट दे देना है और वो भी टेस्ट कल शाम को 7 बजे है। एक दफ़ा 2 3 कंप्लीट हो जाएगा तो मंडे को फ्रेश माइंड से फिर हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, कुछ हिस्सा उसका आज भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह अभी तक तो हमारी
यही पता है कि होंगी फर्स्ट से, बाकी अल्लाह बेहतर करे। 25 को इनकी एक मीटिंग बैठनी है। टेस्ट 7 PM बेटा, 7 बजे जैसे लास्ट टाइम हुआ था। बेटा चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। चीज़ों को साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर मसला रहेगा ना। जी, डायग्राम का एक बच्चे ने पूछा था, मैंने सेंड कर दिया आपको। जो पिछली अटेम्प्ट का पेपर है वो बेटा मैंने आपको सेंड कर दिया है, उसको ओपन करके देख लें। और जो मैं पास पेपर करवा रहा हूँ ये भी एक बच्चे ने बनाया हुआ है, ये भी एक बच्चे ने बनाए हुए हैं, तो उसी के लिए रिस्पेक्टिव मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। तो पिछला पेपर उसमें ऐड नहीं था, वो मैंने ऐड कर दिया। इसमें देखें चैप्टर नंबर 2 और 3 का कोई सवाल आया हुआ है? नहीं, कोई सवाल नहीं आया हुआ, जिसका मतलब है चैप्टर 2 और 3 दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए। अच्छा, डिटर्मिनेंट भी इसमें, पहले ये डायग्राम समझ लो बेटा, फिर अजान की ब्रेक करते हैं, नमाज की ब्रेक करते हैं। पहले ये डायग्राम समझ लें। ये डायग्राम उसने क्या बनाई हुई है, ये डायग्राम उसने क्या प्लॉट की हुई है, देखें। क्यू, ये क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, और ये प्राइस है। ये कर्व स्टीप इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक ऐसे होता है, इन इलास्टिक ऐसे होता है। अब जरा देखनी एक बात आपने, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, ये P1 था, ये Q1 है, ये P2 है, ये Q2 है। अब देखें एक बात नोट करें, प्राइस में ज़्यादा सारा चेंज आया, क्वांटिटी में थोड़ा सारा चेंज आया। तो यही तो मैंने एरो से बताया हुआ था कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है और क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है। या तो इसको यूँ लिख सकते हैं, ये यूँ भी लिख सकते हैं, प्राइस में ज़्यादा चेंज आया और डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया। इन दोनों को कहते हैं, ये इन इलास्टिक डिमांड है, कि डिमांड में थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसको हम कह देंगे वो इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है? ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटा अगला काम इसमें डिस्कस करते हैं। चलें अजान हो ले, 5 मिनट वेट कर लें। इसमें 1 मिनट, पेपर कितने रह गए हैं? फिर मैं बस ख़त्म हो गया पेपर, मैं बुक शेयर करने लगूँ, तब तक अजान भी हो ले, मैं बुक शेयर कर देता हूँ।
रिजवान साहब क्यों चाह रहे हैं निकाल दूं? रिजवान साहब रिमूव कर दूं? बेटा हरकतें तो आपकी यही कह रही हैं कि रिमूव कर दें, है ना? चलें बेटा। अच्छा, उसके बाद एक बच्चे ने पूछे हैं सर डिटर्मिनेंट को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लें, वो देख लें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई पूछे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछे थे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ओके बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देख लें एक दफ़ा, मैं दोबारा उसको रिवाइज कर देता हूँ। जी बेटा, अब इसमें जैसे मैंने डिमांड में बना के दिए थे ना, साथ साथ उसकी स्टेट, क्योंकि ये एक एक दो दो लाइनें हैं इसलिए यहाँ पर वो लिखने की जरूरत नहीं है, बुलेट्स फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही बना हुआ है। नंबरिंग जरूर कर सकते हैं आप लोग, इसकी नंबरिंग कर देता हूँ पहले मैं। वो कहता है ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक इफ बैक स्टॉक एग्जिस्ट। बैक स्टॉक का मतलब है अगर आपके गोदाम में, अगर आपके वेयर हाउसेस में चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? उसके अकॉर्डिंगली उसने डिस्कस किया है, इफ बैक स्टॉक एग्जिस्ट देन दीज विल बी सोल्ड इफ डिमांड इंक्रीजेस विदाउट द नीड फॉर प्राइस टू राइज। कीमत बढ़ेगी नहीं, शॉर्टेज नहीं ना होगी मार्केट में, मार्केट में शॉर्टेज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो फिर कीमत बढ़ जाएगी। इफ डिमांड फॉल देन गुड्स विल बी विड्रॉन फ्रॉम सेल एंड स्टोर्ड। जब कीमत कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? लोग ये कोशिश करेंगे कि अपने गोदाम में चीज़ों को स्टोर कर लें। जब मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, जब कीमतें बढ़ जाएंगी, जैसे अक्सर आपने देखा होगा वही फल स्टोर कर लिया जाता है रमज़ान से एक महीना पहले, कि उनको पता होता है रमज़ान में हमने फल ज़्यादा महंगा बेचना है, तो उससे पहले मार्केट में आपको फल कम नज़र आता है। लेकिन रमज़ान में आपको हर रेडी पे फल, हर जगह पे फल नज़र आएगा। उसकी वजह क्या होती है? फ्रूट्स के रेट में इजाफा हो जाता है। इसी तरह ये जो समोसे पकौड़े हैं इनकी रेट में भी इजाफा हो जाता है। तो ये चीज़ें इंक्रीज कर जाती हैं जब आपको पता चल जाता है यार इसकी डिमांड फिलहाल कम है, तो आप कहते हैं यार इसको स्टोर कर लो, फ्यूचर में जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो तब हम इसकी कीमत में भी इजाफा कर देंगे। तो ये ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक में दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रेटर एबिलिटी फॉर फर्म्स टू स्विच रिसोर्सेज टू एंड फ्रॉम सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन। अगर आपके पास सब्सिट्यूट अवेलेबल है, अगर आपके पास सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो क्या करोगे? एक सब्सिट्यूट अगर महंगा हो भी गया तो उसकी बजाय कोई दूसरा सब्सिट्यूट इस्तेमाल कर लोगे। जैसे बिजली महंगी हो गई है तो बिजली की बजाय आप दूसरे सोलर सिस्टम पर आ गए हो, सोलर सिस्टम के जरिए प्रोडक्शन कर रहे हो। तो ये भी तरीकाकार होता है। अगर आपके पास सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं तो आपकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक होगी, और अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो फिर इन इलास्टिक होगी। सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं तो इलास्टिक सप्लाई होगी, लेकिन अगर सब्सिट्यूट ही अवेलेबल कोई नहीं है, मजबूरी है, आपको एक तरीके से ही काम करना पड़ता है, उसी के ज़रिए आपको प्रोडक्शन करनी पड़ती है, तो फिर उसको हम क्या कह देंगे? वो
इन इलास्टिक सप्लाई है। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, इंक्रीज ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट टू एन फर्म द मार्केट। अगर आसानी से कोई नई फर्म मार्केट में एंटर हो सकती है आसानी से, यानी उसके लिए कोई बैरियर नहीं है, उसके लिए कोई रुकावटें नहीं है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो मर्जी है कारोबार करे, तो इसके लिए सप्लाई हमेशा इलास्टिक होगी। हर कस्टमर को ये कोशिश होगी, और सॉरी हर प्रोड्यूसर की ये कोशिश होगी कि मैं कम से कम प्राइस रखूं ताकि मेरा कस्टमर लूज ना हो, वो अपनी डीलिंग अच्छी रखेगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर में देख लें, प्राइवेट सेक्टर की डीलिंग क्यों इतनी अच्छी है, क्योंकि जो मर्जी बैंक ओपन कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनकी डीलिंग अच्छी है। फिर ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जितने क्लिनिक्स हैं, उनकी जो डीलिंग है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट अस्पतालों के मुकाबले में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी डीलिंग, उनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर हैं। बेशक वो पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन उनकी सर्विसेज भी उससे कई गुना ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना कस्टमर लूज़ नहीं करना चाहते। तो इसलिए वो कहते हैं अगर कोई आसानी से नई फर्म मार्केट में एंटर हो सकती है तो उसकी जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी। लेकिन अगर बैरियर है, कोई नई फर्म एंटर ही नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक फर्म को ठेका दिया हुआ है और फर्म कोई आ ही नहीं सकती मार्केट में, तो फिर इसकी जो सप्लाई होगी वो इन इलास्टिक होगी। ठीक है, फिर है ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक का एक पॉइंट लिख दें, दोनों में से कोई एक पॉइंट लिख दें, पहला या दूसरा, क्योंकि ये तो पहले ही एक से दो लाइनों में, इसको मजीद कम नहीं करना। ये जितना लिखा हुआ है इसलिए तो मैंने टिक लगाया था कि जितना लिखा हुआ है आपने उतना सारा लिख देना है, अपनी तरफ से इसको कम नहीं करना। हाँ, अगर पैराग्राफ होता, जैसे हम लोगों ने डिमांड वाले डिटरमिनेंट्स पढ़े थे, तो उसको कम करने की जरूरत होती है, इसको तो कम करने की जरूरत नहीं है बेटा। शॉर्टर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो शॉर्टर है, कम है, थोड़ा है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक हो सकती है। ठीक है, तो शॉर्टर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब यही है कि अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है, अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है तो जाहिर बात है उसकी सप्लाई इन इलास्टिक होगी। लेकिन अगर टाइम प्रोडक्शन ज़्यादा है, जितनी भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। याद है ना हम लोगों ने टाइम वाली स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर कम टाइम अवेलेबल है, बल्कि इसके नीचे ही लिखा हुआ है, इसके नीचे ही है, ये जो तीसरा फोर्थ पॉइंट है ना, ये एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि अगर कम टाइम है तो इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है, और अगर शॉर्ट टाइम पीरियड है तो परफेक्ट इन इलास्टिक होता है, और अगर लॉन्ग पीरियड है, सॉरी शॉर्ट पीरियड है तो इन इलास्टिक होता है, लॉन्ग पीरियड है तो इलास्टिक होता है। तो ये उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट नंबर 4 को ही नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी मुजम्मिल सर जी, पॉइंट्स बुक में एक्सपेंडिचर मेथड के लिखे हैं थर्ड चैप्टर, वो रिपीट कर दें काइंडली। थर्ड चैप्टर के कौन से पॉइंट बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड के, ओके। एक्सपेंडिचर मेथड के 3 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, उनको यहीं पे लिख दूं, इधर ही लिख देता हूं मैं। ये देखें, ये बच्चे ने सवाल पूछा जी एक्सपेंडिचर मेथड, इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, और इसका मैंने और एक नाम बताया था, टोटल आउटले मेथड। ये दो नामों से जाना जाता है। अब इसमें अगर तो प्राइस कम हो गई है और टोटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हो गया तो फिर क्या होगा, या प्राइस कम हो गई है और टोटल एक्सपेंडिचर में भी कमी आ गई है, प्राइस कम हो गई है और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं आई, इसको हम कह देंगे ये कौन सी डिमांड है, ये है इलास्टिक, ये है इन इलास्टिक, ये है यूनिट। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कीमत बढ़ जाए, जैसे प्राइस बढ़ जाए और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, फिर भी ये इलास्टिक होगा। प्राइस बढ़ जाए और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए तो इन इलास्टिक होगा। प्राइस बढ़ जाए और टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये डायरेक्शन कौन सी है इसकी, बल्कि एक मिनट ठहरें,
इसको हम ये लिख सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये इलास्टिक होगा, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो ये इनइलास्टिक होगा। इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं ना, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं, कोई फर्क नहीं आता। तो अगर सेम डायरेक्शन है, बेशक कीमत बढ़ने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो ये इनइलास्टिक होता है। ठीक है, इसी तरह अगर कीमत कम होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, डायरेक्शन सेम रहे, तो हम इसको कहते हैं ये इनइलास्टिक है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं, ये कौन सी है, ये इलास्टिक डिमांड है। तो ये दो चीज़ें थी, इलास्टिसिटी एक्सपेंडिचर मेथड में, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं शायद कीमत की वजह से, प्राइस की वजह से, तो आप इस तरह अगर नहीं याद रख लें तो आप यूँ याद रख लें, सेम डायरेक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन है। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू सेम होते हैं, जी जी, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सेम होता है। टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सेम होता है। रेवेन्यू बेसिकली हम प्रोड्यूसर के वाले से बात करते हैं, एक्सपेंडिचर हम लोग कंज्यूमर के वाले से बात करते हैं। फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है, फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है। जी बेटा, अब ब्रेक दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक है। 4:15 हुए हैं, 4:30 तक आ जाएं, फिर हम चैप्टर 4 शुरू करते हैं। उसका मेन मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिटेल इंशाल्लाह मंडे से पढ़ेंगे। तो आज हमने चैप्टर 4 का एक सवाल कर लेना है, चैप्टर 4 का हमने एक सवाल कंप्लीट कर लेना है। तो ब्रेक दे रहा हूँ नमाज की, नमाज पढ़ लें, 4:30 तक आ जाएं, उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं दोबारा। नहीं बेटा, मंडे से नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अगले जो हमने मंडे को पढ़ना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक दफ़ा रिवाइज भी हो जाएंगी, बेहतर है। ठीक है, नमाज का ब्रेक है, 4:30 तक आ जाए, फिर हम शुरू करते हैं चैप्टर 4।
जी बेटा, नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 4 के हवाले से। इसमें जो जर्नल टर्मिनोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल इसमें चीज़ें पेपर में आई नहीं है उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप लोगों से और शेयर कर दूं, इसमें एक क्वेश्चन देख लें पिछली अटेम्प्ट में जो आ चुका हुआ है। पिछली अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आ चुका हुआ है वो इसलिए बता रहा हूँ कि इस पेपर में ये चीज़ आ चुकी है, तो इस अटेम्प्ट में ये चीज़ बेशक आप एमसीक्यूज़ के लिए छोड़ दें, यानी सिर्फ उधर से एमसीक्यूज़ तैयार कर लीजिएगा, बाकी सारा चैप्टर हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इक्वी मार्जिनल के आने के चांसेस हैं। खैर, अभी तक हम एक चीज़ थोड़ी सी डिस्कस कर लें। अभी तक हमारा जो सिलेबस है उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा, ये बेसिक्स था, सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए। चैप्टर 2 ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से डिस्कस करते हैं। अब हम चैप्टर 3 में हमने उसी की इलास्टिसिटीज को डिस्कस किया। चैप्टर 4 जो हम आज पढ़ने लगे हैं, बेसिकली अब बारी बारी एजेंट्स पढ़ने लगे हैं। एजेंट में सबसे पहले नंबर पर आएगा कंज्यूमर। चैप्टर 5 सारे का सारा प्रोड्यूसर पर बेस करता है। अब चैप्टर 4 में एजेंट की बात करने लगी। इसी तरह चैप्टर 6 इसमें गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हवाले से बात करेंगे। तो अब बारी बारी हम पढ़ने लगे। अब चैप्टर 4 की बारी है। तो चैप्टर 4 सारा का सारा कंज्यूमर बेस है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। ये मैंने भी इंट्रोडक्शन दी है कि चैप्टर 4 है क्या, चैप्टर 4 है क्या, उसके हवाले से हम डिस्कस करने लगे हैं। न्यूमेरिकल का बेटा मैं एक काम ये करता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल आज भी करवाऊंगा तो वो सारे होने नहीं है, तो मैंने उसका एक सोल्यूशन ये निकाला है कि एक बच्चे ने मुझे याद पड़ता है कि मुझे ना उसका सोल्यूशन सेंड किया हुआ है, और वो मैंने चेक भी किए थे, वो ठीक थे। मैं वो फाइल ढूंढ के ना मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें कैलकुलेशन भी की हुई है, फॉर्मूले भी लगे हुए हैं, आप देख लीजिएगा किसकी कैलकुलेशन कहाँ से गलत है। क्योंकि अभी मैं सवाल करवाऊंगा 2-3 करवा दूंगा, 4 करवा दूंगा, 5 करवा दूंगा, सारे सवाल नहीं है। वो असाइनमेंट में सारे सवाल होंगे, मैक्सिमम सवाल होंगे, एक दो अगर नहीं भी हैं तो वो बाद में देख लेंगे। तो वो मैक्सिमम सवालों में जो मसला होगा उसमें देख लें फिर आप, ठीक है ना। तो इसलिए हम कर लेते हैं। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें 20वां, चलें मैं आपको 20वां करवा देता हूँ। 20वां ना मेरे पास सॉल्व होगा, मैं उसको आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, वो देख लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 में और चैप्टर 3 में, 1 में भी पढ़े थे ना पीपीसी वाले, और चैप्टर 3 में भी न्यूमेरिकल पढ़े हैं। अब चैप्टर 4 के हवाले से डिस्कस करते हैं बेटा। चैप्टर 4 के हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4 में यूटिलिटी क्या होती है, अ मेजर ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम अ गुड और सर्विसेज। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, फायदा। अगर हम उर्दू में इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब हम लेते हैं फायदा हुआ है, तो ये बेनिफिट होता है यूटिलिटी। तो हम अपनी लैंग्वेज की बात करेंगे तो अपनी लैंग्वेज में हम इसको बेनिफिट कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम इसको बेनिफिट कहते हैं। 1 मिनट बेटा वेट कीजिएगा।
अब यूटिलिटी के वाले से अगर हम डिस्कस करें तो कहता है मेजर ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम अ गुड और सर्विसेज। आम अल्फाज में हम कहते हैं वो बेनिफिट है, इकोनॉमिक्स की टर्म में हम कहते हैं वो यूटिलिटी है। तो हम सेटिस्फेक्शन किसी भी, बेसिकली हमने पैसा हासिल करना है, कोई भी बंदा कारोबार करता है, कोई भी बंदा जॉब करता है, उसने पैसा हासिल करना है। क्या उसने पैसे खाने हैं? नहीं, उसने उन्हीं पैसों से अपनी मर्जी की चीज़ों को परचेज करना है। अब इसमें भी एक बात समझ लें, एक वर्ड अक्सर मैं यूज़ करता हूँ, कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती है? कुछ चीज़ें होती हैं गुड्स, कुछ होती हैं सर्विसेज। गुड और सर्विसेज को इकट्ठा अगर प्रनाउंस करना हो, एक नाम कहना हो, इसको हम कहते हैं कमोडिटी। तो कमोडिटी इज अ कम्बिनेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो बेसिकली हमने कमोडिटीज परचेज करनी होती है, यानी गुड और सर्विसेज परचेज करनी होती हैं पैसे से। अब वो पैसे से जो मैं गुड्स परचेज करूंगा, जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, जो मुझे खुशी मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको मैं कहता हूँ यूटिलिटी। ये इकोनॉमिक्स की टर्म है और कंज्यूमर के लिए हम बेनिफिट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, फ़ायदे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कंज्यूमर के लिए हम लोग यूटिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन MCQs में 2 मरतबा यही अल्फाज आ चुके हैं। ये अल्फाज दिए हुए थे और नीचे उसने ऑप्शन में बताया हुआ था, बेनिफिट है, गेन है, यूटिलिटी है, नन ऑफ दीज है, तो हमने यूटिलिटी को टिक करना था। तो डेफिनेशन जैसे हैं एज इट इज़ हम लोगों ने उसको याद करना है। नीड और वांट, नीड में और वांट में बेसिकली सेटिस्फेक्शन का जिक्र नहीं होता, वो इसलिए कमोडिटी है, गुड है या सर्विस है। जहां पर सेटिस्फेक्शन का जिक्र होगा, हैप्पीनेस का जिक्र होगा, उसको हम कह देंगे यूटिलिटी। मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेरा पेट भर जाता है, तो वो जो पेट भरना है उसको हम कहेंगे सेटिस्फेक्शन लेवल या मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस। आपने कोई चीज़ कंज्यूम की है, आपको कितनी खुशी मिली है, आपको कोई नया मोबाइल आपको मिलता है, कोई आपको आईफोन गिफ्ट कर देता है, अब आपने खरीदा है या गिफ्ट लिया है, जो भी है, आपको जो खुशी मिली है उसको मेजर कैसे करेंगे? उसको कहते हैं यूटिलिटी, उसको कहते हैं मेजर ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। ठीक हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स, हाँ कह सकते हैं कि वहाँ पर गुड और सर्विसेज मिल रही होती हैं आपको सस्ते रेट में। ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली टोटल यूटिलिटी कहा जाता है द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट एन इंडिविजुअल रिसीव्स बाय वे ऑफ कंज्यूमिंग स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज इट टर्म्स एज टोटल यूटिलिटी। जो कुल बेनिफिट मुझे मिला, जैसे मैं आप ये कहता हूँ कि मैंने एक रोटी खाई है, दूसरी रोटी खाई है, तीसरी रोटी खाई है, या मैंने एक गिलास पानी का पिया, दूसरा गिलास पानी का पिया, तीसरा गिलास पानी का किया, तो इस वजह से टोटल जो मुझे बेनिफिट मिला, या मैंने एक जो है जूस पिया, दूसरा गिलास जूस का पिया, तीसरा गिलास जूस का पिया, तो 3 ग्लासेस से मुझे जो बेनिफिट मिला वो कहेंगे टोटल यूटिलिटी। क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। इसको हम यूँ एज्यूम कर लेते हैं कि लाइक हम ये कंजम्पशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की हम कंजम्पशन कर रहे हैं, फर्स्ट गिलास कोई भी जूस का है, पानी का है, उससे मुझे बेनिफिट मिला 10 का। सेकंड, जाहिर बात है गर्मियों की शिद्दत जब होती है, पहले गिलास का पानी का बेनिफिट ज़्यादा होता है, दूसरे की प्यास बुझ जाती है, दूसरा गिलास जून मई जून में जब पानी पीते हैं, रमज़ान में जब पानी पीते हैं, तो उसका बेनिफिट कुछ कम होगा। तीसरे का, तीसरा गिलास पीऊँगा तो उसका बेनिफिट उससे भी कम होगा। तो इस टोटल मुझे 3 गिलासों का कितना बेनिफिट हासिल हुआ? टोटल बेनिफिट मुझे कितना हासिल हुआ? 10 + 5 + 2 17। तो इसको कहेंगे टोटल यूटिलिटी। कि तीनों गिलासों को या 3 ग्लासेस कंज्यूम करने से, जूस पीने से, या कोई भी हमने खाने पीने की चीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो कुल बेनिफिट होता है उसको हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? लास्ट यूनिट चेंज। जब मैंने सेकंड ग्लास परचेज किया तो मुझे कितने का बेनिफिट मिल रहा है? अगर हम अगले यूनिट की बात करेंगे, इसको कहेंगे ये मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर तीसरे ग्लास का बेनिफिट कितना था? इसको कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी होती है लास्ट यूनिट चेंज। आखिरी यूनिट का कितना बेनिफिट हुआ, आखिरी यूनिट का कितना बेनिफिट हुआ, उसको हम कह देंगे ये मार्जिनल यूटिलिटी है।
आखिरी यूनिट का कितना बेनिफिट हुआ उसको हम कह देंगे वो मार्जिनल यूटिलिटी है। आदिल साहब कैमरा तो बंद करें बेटा, अल्लाह वाले हो क्या कर रहे हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है लास्ट यूनिट चेंज। तो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से जो मुझे बेनिफिट मिलेगा उसको हम कह देंगे वो मार्जिनल बेनिफिट है। और जो टोटल की बात करेंगे इन सबको ऐड करके तो इसको हम कह देंगे 17 का बेनिफिट मिला। तो ये बेसिकली अगली डेफिनेशन भी मैंने साथ ही इसके कंप्लीट करवा दी है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। एडिशनल बेनिफिट अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसको कहा जाता है जो एडिशनल बेनिफिट होगा उसको हम कह देंगे वो मार्जिनल यूटिलिटी है। एक मिनट बेटा, स्क्रीन स्टक हो गई है, एक मिनट ठहरे जरा, बस वेट कर लें। थी उसके साथ ही मैंने मार्जिनल जी बेटा, टोटल यूटिलिटी के हवाले से हमने डिस्कस किया कि टोटल क्या थी। उसके साथ ही मैंने मार्जिनल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज एडिशनल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट दैट इज एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जो एडिशनल यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पहले गिलास का फायदा 10 था, दूसरे गिलास ने कितने का इजाफा कर दिया, 5 का। आप लोगों को याद है आप कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग बनाते थे, याद है। ये उसी तरह फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही मैं इसको यहाँ पे भी प्लॉट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अगर हम ये कह दें ये है मार्जिनल यूटिलिटी, इधर आ जाए टोटल यूटिलिटी, तो पहला ग्लास जब आपने पानी का पिया तो कितने का बेनिफिट आपको हुआ, 10 का। 10 में 5 ऐड कर दें 15, 15 में 2 ऐड कर दें 17, तो 3 गिलासों का जो टोटल बेनिफिट था वो कितना था, 17। लेकिन मार्जिनल बेनिफिट कितना था, 2। दूसरे गिलास का कुल बेनिफिट कितना था पिछले गिलास को ऐड करके, 15, 15। सेकंड गिलास का बेनिफिट कितना था, 5। तो ये मार्जिनल का मतलब होता है लास्ट यूनिट चेंज, एडिशनल बेनिफिट। अगले गिलास पीने से या एक अगली चीज इस्तेमाल करने से आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसको आप कह देंगे वो मार्जिनल यूटिलिटी है। बेटा, दो चीजें हमने डिस्कस की हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। यहां तक देख लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसके हवाले से देखें, कोई मसला है तो पूछें। किसी चीज की नहीं समझ आई तो बताएं बेटा। डन। हाँ, मार्जिनल में उसके कंपैरिजन से हम डिस्कस करते हैं, रीसेंट मतलब प्रीवियस से। आज के लिए काफी है।
बस ये 2 पॉइंट फिर देख लें, सिर्फ ये 2 पॉइंट देख लें। अप्रोचेस पढ़ लेते हैं, अप्रोचेस होती क्या हैं, बस ये देख लेते हैं। इसके जो डायग्राम्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे, इसकी जो डायग्राम्स है वो कल डिस्कस कर लेंगे। 2 किस्म की इसकी अप्रोचेस होती हैं, मंडे को करेंगे, चलें मान ली, ठीक हो गया, आपकी बात मान ली है, नहीं करते और आगे इसमें देख लें। बस इतना, कोई क्वेश्चन पूछने तो पूछें, फिर बस न्यूमेरिकल करते हैं और वाइंड अप करते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन बस एक बच्चे ने कहा है, वो हम कर लेते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। 20वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल वाली फाइल ओपन करते हैं अभी, 1 मिनट, बस वो न्यूमेरिकल खत्म करते हैं। एक 20वां सवाल का है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है बेटा, देख लें। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, 29 भी ओके, 20 वाला देख लें। ट्वेंटी वाला देख लें। अच्छा, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सारे सवालों का सलूशन सेंड करूंगा, लेकिन अभी एक बच्चे ने कहा था कि सर वो बस 20वां करवा दें, तो मैंने कहा 20वां करवा देता हूँ, बाकी इसके अलावा सलूशन तो सेंड करना ही करना है मैंने। प्राइस ऑफ कमोडिटी रिड्यूस, कीमत रिड्यूस हो गई है कितनी, 6 से 5। एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम, ये अब एक्सपेंडिचर उसने गए हुए हैं, ये एक्सपेंडिचर गए हुए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने, कमोडिटी रिड्यूसेस 60 से 48। अब क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ। अच्छा, अब ये 2 तरीकों से मैं सवाल करने लगा हूँ, यहीं पे बता दें, यहीं पे बता दें, प्राइस कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, प्राइस कम हो रही है, फॉल कर रही है। अच्छा, इसके साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन सेम हो तो कौन सी होती है, डायरेक्शन सेम हो तो क्या होती है, इन इलास्टिक। हो सकता है ये सवाल ऐसे ना पूछता, हो सकता है ये सवाल ऐसे ना पूछता, वो ये कहता कि बताओ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने यहाँ से क्यू डी कैलकुलेट करना था। क्यू डी कैसे कैलकुलेट होता, आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, और अगर आपने क्यू निकालना है, अगर आपने क्यू कैलकुलेट करना है तो क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर पी। तो टोटल एक्सपेंडिचर को पी पे डिवाइड कर दें, यानी 60 को 6 पे तकसीम कर दें, कितना आ जाएगा 10। इसी तरह 48 को 5 पे डिवाइड करवा दें, कितना आ जाएगा 9.5। अब इसमें हम पॉइंट, अगर वो कहता है पॉइंट इलास्टिसिटी निकालो, जो मर्जी निकालो, तो फिर हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन उसने नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा है बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये भी तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी को ही मेजर करते हैं ना, तो सिर्फ हमने ये बताना है, बस यही कंफ्यूजन थी। ओके, ठीक हो गया बेटा। टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस, ठीक है। अच्छा, एक 29वां सवाल भी करवा दूं, एक बच्चे ने पूछा है 29 क्वेश्चन क्या होता है, वो देख लें। द मार्केट प्राइस ऑफ गुड चेंजेस फ्रॉम 5 to ₹20। As a result, the quantity supplied by the firm increased by 16 units। इंक्रीज कर गई है 16 यूनिट से, इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज बाय का मतलब क्या है, इंक्रीज, ये अगर x है, ये कितना होगा x + 16। इंक्रीज बाय, बाय का मतलब है उसमें इजाफा हो गया है 16 यूनिट्स, जो भी x की वैल्यू थी
उसमें 16 यूनिट का इजाफा हो गया। बाय का लफ्ज समझें, बाय का मतलब क्या है? बाय का मतलब है जितनी वैल्यू पहले थी उसमें इजाफा हो गया। आगे क्या कहता है? सॉरी सप्लाई थी, ये सप्लाई थी, एस नहीं है, डी नहीं है, ये एस है। अब उसने साथ एक और चीज भी बता दी है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है? 0.5। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ये नहीं किया था बेटा, ये देखें, सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया हुआ है क्यू डी के साथ। उसी तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूला लगा के, अब इसमें कोई मेथड नहीं बताया, कोई मेथड मेंशन नहीं हुआ। वैसे भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में एक ही मेथड होता है, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड के साथ ही हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना। ठीक हो गया बेटा? ठीक है बेटा? आउटपुट 29 में आउटपुट का क्या मसला है? हाँ बेटा, इनिशियल इनिशियल आउटपुट बेसिकली सप्लाई है ना, इनिशियल सप्लाई, इसको इनिशियल आउटपुट कह रहा है और इसको वो फाइनल आउटपुट कह रहा है। इनिशियल आउटपुट और फाइनल आउटपुट, यानी उसने न्यू क्वांटिटी सप्लाई पूछी हुई है और ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई पूछी हुई है। आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं। ठीक हो गया? चलें, तो आपने सिर्फ क्यू के हवाले से कैलकुलेट करना है, एक्स बताना है और एक्स प्लस 16 बताना है आप लोगों ने। ओके हो गया? इनिशियल और फाइनल का बता दिया मैंने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर बेटा चैप्टर नंबर 4 के हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस एक और काम करने लगा हूँ, आप लोगों के एमसीक्यूज की तैयारी साथ साथ करवा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया। 2 और 3 के लिए आज आपने सिर्फ टेस्ट की तैयारी करनी है, जिसके न्यूमेरिकल पेंडिंग है न्यूमेरिकल देख लें। और एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं? एमसीक्यूज आप लोगों ने, मैं एक फाइल सेंड कर रहा हूँ आपको, उस फाइल में चैप्टर नंबर 2 के और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज हैं। इसी तरह आप एक दफ़ा डिस्कस कर लें। कल टेस्ट से पहले, कल टेस्ट से पहले मैं आपसे वो एमसीक्यूज के आंसर्स भी शेयर कर दूंगा। टेस्ट से पहले मैं आपसे एमसीक्यूज के आंसर भी शेयर कर दूंगा। लेकिन एमसीक्यूज के आंसर किसको शेयर करूंगा? जो बच्चा मुझे उसके सोल्यूशन बताएगा कि ये आंसर्स हैं। इंडिविजुअल मेरे नंबर पे आपने मुझे सोल्यूशन भेज देने हैं, उसको मैं फॉरवर्ड करता जाऊंगा उसका सोल्यूशन। जो बच्चा सॉल्व करेगा उसके लिए सोल्यूशन हाजिर है। मैंने पहले ही आपसे कहा था, जो काम करेगा उसके लिए मैं भी हाजिर, जो काम नहीं करेगा अल्लाह के सुपुर्द है। ठीक है? तो इसलिए बेटा हम लोगों ने करने हैं एमसीक्यूज, नहीं करेंगे तो पेपर में पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? और मैं उसी बच्चे को फॉरवर्ड करता जाऊंगा, मेरे पास तो फाइल सेव है, मैं उसी के फॉरवर्ड करता जाऊंगा। तो पहले मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। कल टेस्ट 7 बजे होना है और वही टाइम है, 1 घंटे का टेस्ट है, और आपने 8:30 पे मुझे वापस सेंड करना है जो मैंने मेल एड्रेस आपको सेंड किया हुआ है। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।